नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे साहब शनिवार की बात के लिए, और शनिवार को हम लोग पूरे हफ्ते की एक जनरल राउंड राउंड अप करते हैं। लेकिन अभी तो राघव चड्ढा जी ने ऐसा काम कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को अब राघव चड्ढा ने तोड़ा कि वो लोग खुद ही तैयार थे टूटने को, कि ईडी ने तोड़ा, कि केजरीवाल साहब के व्यवहार ने तोड़ा, कि केजरीवाल साहब वो मालूम नहीं, ये सब कई चीजों का मिक्सचर है। लेकिन अब भाई मैं इसको शुरू करूं उससे पहले जो मेरी एक समझ है और जो मैंने समझा है, हम लोग पहले भी इसको 2-3 महीना पहले डिस्कस किए थे। हम लोग को लगा था कि ये पूरी जो आम आदमी पार्टी की जो पूरी टीम है, जो टॉप लीडरशिप है, वो जाके पंजाब में बैठ गई है और पंजाब में वो मतलब बहुत मॉनिटर कर रही है और इलेक्शन की तैयारी कर रही है। मुझे एक दूसरी तरह की सूचना मिली, ये जो सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार हो गए, तो दिल्ली के सारे बेरोजगार जाके हो गए इकट्ठा पंजाब में। अब चूंकि ये सब बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे गोपाल राय, ये सब बड़े लीडर हैं पार्टी। तो इनके वहां जाने से अब यही ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेका, पट्टा, अब इन लोग उसको तय करने लगे। तय नहीं करने लगे, मैं ये थोड़ी देर मान ले रहा हूँ कि पैसा नहीं ले रहे थे, राजा हरिश्चंद्र थे सब लोग। लेकिन हरिश्चंद्र भी बैठ के ये तय करने लगा कि इसको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा। तो जो लोकल हरिश्चंद्र थे उनको लगा कि भाई ये हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप आके एक राज्य में वहां पूरे फुल टाइम बैठ जाए तो इनकी कौन सुनेगा। तो वो डिसकंटेनमेंट बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ रहा था, इसमें भी दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना यह है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पंजाब सरकार किसी दिन भी गिरने की स्थिति में है। राघव चड्ढा ने एक नंबर 64 का नंबर भी दिया है, क्योंकि वहां 117 की विधानसभा है, 63 नहीं, टेक्निकली 61 ही मैजिक नंबर है। अगर 117 की विधानसभा है तो टेक्निकली 61 वो मैजिक नंबर है, बल्कि 60 वो मैजिक नंबर है, 61 भी नहीं, वो 60 वो मैजिक नंबर है। तो ऐसे में जरा मैं पहला आपकी पहली टिप्पणी ले लूं, क्योंकि बहुत से आम आदमी पार्टी के इस पूरे दल बदल के साथ जाने का, और उनके पुराने लोग गए, संदीप पाठक जो उनका, और राघव चड्ढा जब ये कहते हैं कि एक पहले दिन से उन्होंने पार्टी को बनाया है, तो ये बनाया है, इसमें इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। राघव चड्ढा, संदीप पाठक पूरी तरह से पंजाब में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंजाब सरकार बनाने में। तो पहले ये क्यों हुआ, और दूसरा पंजाब सरकार कितनी सुरक्षित है, प्रोफेसर साहब? देखिए, इसको दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो ये है कि हम लोग इस घटना की विवेचना करें, ये 7 लोग क्यों टूट के गए हैं, और तो हम लोग किसी न किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे। और आपने अभी जो तमाम कारण बताए हैं, इनमें से कई कारण उस विवेचना में आएंगे और हम लोग उन कारणों को रेखांकित करेंगे। उसमें आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नाकामी भी शामिल होगी, उसमें नाकामियां शामिल होंगी, मैं ये कहूंगा। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों के आदर्श और उनके राजनीतिक व्यवहार के बीच में जो काफी बड़ा अंतर है, मतलब वो अंतर भी उसके अंदर निकल के आएगा। और जो शीर्ष नेतृत्व की, अरविंद केजरीवाल की और दूसरे शीर्ष नेतृत्व लोग जो हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उन सब के ऊपर हम लोग सवालिया निशान बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं, और हमें लगाना भी चाहिए, मैं ये मानता हूं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास इसका एक इस तरीके से देखने की बजाय एक भिन्न परिप्रेक्ष्य भी है, जो जो मैंने रात में मेरे दिमाग में आया, तो मैं सोचा सवेरे उठ के आपके साथ ही सबसे पहले इसको साझा करूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी में अनगिनत खामियां हैं, दूसरी पार्टियों में भी अनगिनत खामियां हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का लगातार पिछले, जब से पंजाब की सरकार बनी है, यानी उससे भी पहले, यानी 10 साल पहले, अभी 10 महीने बाद पंजाब में चुनाव होने वाला है, अगर आप इन 10 महीनों को भी जोड़ लें तो 10 साल पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा में जो चुनाव लड़ा था, मैं मानता हूं कि वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। और वो सिलसिला क्या शुरू होता है, उस वक्त सब लोगों को लग रहा था कि वो चुनाव जीत सकती है आम आदमी पार्टी। वहां पर अमित शाह ने टीवी पर एक इंटरव्यू, मैंने खुद वो इंटरव्यू सुना था, अमित शाह ने टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा था, जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि आम आदमी पार्टी पंजाब में लगता है चुनाव इस बार जीत जाएगी, तो अमित शाह ने कहा कोई पार्टी अगर बढ़ रही है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उस वक्त चुनावी मुहिम चल रही थी पंजाब में, तो हमें लगा कि भाई ये तो बड़ा ही लोकतांत्रिक किस्म का आदमी, एक पार्टी बढ़ रही है और ये कह रहा है कि हम तो कैसे रोको। तो मुझे मतलब थोड़ा सा एक नरम सी अनुभूति हुई उस वक्तव्य को सुन के। 10 साल पुरानी बात है, तभी नई ये लोग भी, भाजपा वाले भी नई सत्ता में आए थे। लेकिन हमें
मुझे ये बाद में मालूम पड़ा और तब मुझे अपनी नादानी पे अफसोस हुआ कि इतने दिन तक राजनीति देखने समझने के बावजूद भी मैं अंततः में कितना नादान हूं, कि पता चला कि आम आदमी की भारतीय जनता पार्टी ने शहरी हिंदू व्यापारियों का जो अपना वोट था उसको खुफिया तौर पे कांग्रेस को ट्रांसफर करा दिया और अमरिंदर सिंह पंजाब के प्रधान मुख्यमंत्री बन गए और वो जीत गए और आम आदमी पार्टी को एक शॉक डिफीट हुई और वो यहाँ पे उनके जो नगाड़े थे और जो वंदनवार लगे थे वो सब बेकार चले गए, बड़ा उनका मजाक भी उड़ा उससे। वो विपक्ष की प्रमुख पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वो सत्ता से काफी दूर थे उनके नंबर। और किस तरीके से, अच्छा अब इसमें कोई हमसे पूछे कि भाई कांग्रेस ने और क्या बीजेपी ने मिलकर योजना तैयार की थी ये, तो मैं ये नहीं कहूंगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस बात के सेफोलॉजिकल प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार ने उस चुनाव में कांग्रेस को समर्थन किया था। एक ऐसा जनाधार जो कि ऐतिहासिक रूप से आर्य समाज आंदोलन की स्थापना के जमाने से सांप्रदायिक जनाधार है, हिंदू सांप्रदायिक जनाधार है, उसने कांग्रेस को वोट दिए थे, तब कांग्रेस की वहां पर सरकार बन पाई थी और आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोका गया था। अच्छा, अब कुछ दिन बाद, और अब थोड़ी सी मैं इस फिल्म को थोड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ाता हूं। क्या होता है कि दिल्ली में एक कांग्रेस का नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले की शिकायत दर्ज कराता है। फिल्म को और थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाइए, भाजपा द्वारा विशेष रूप से भेजा गया एक एलजी उसी शराब के घोटाले के ऊपर सीबीआई की जांच का हुक्म देता है, हुक्म पास करता है। और एक ऐसे मुकदमे में सब लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है जो बाद में अदालत में चार्ज भी इसमें फ्रेम नहीं हो पाए। अच्छा, मैं ये सब कहते हुए बार बार एक बार फिर कहते था, आम आदमी पार्टी की जो कमियां जो आपने गिनाई हैं मैं उनसे सहमत हूं, सबसे मतलब जो है। अच्छा, तो चार्ज भी फ्रेम नहीं हो पाए, उसके तहत एक नैरेटिव चला के इन लोगों को बदनाम करके इन लोगों की छवि खराब की जाती है और दिल्ली का चुनाव जीत लिया जाता है। इस बीच में कांग्रेस और बीजेपी की जो पहले पंजाब विधानसभा में जो कांग्रेस और भाजपा की जुगलबंदी मुझे दिखाई पड़ी थी, और यहां पर जो कांग्रेस और भाजपा की जुगलबंदी दिखाई पड़ रही है, दोनों के प्रमाण उपलब्ध हैं। बीच में एक बार इतनी आंधी आई कि वो जुगलबंदी काम नहीं की और आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को तिनकों की तरह वहां उड़ा दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। अच्छा, तो इसके बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये दिल्ली में सत्ता प्राप्त करके संतुष्ट नहीं रहेगी, ये तेजी के साथ अपना विकास करना चाहती है और विकास उसका हो भी रहा है। दिल्ली में सरकार बड़े बहुमत से, पंजाब में सरकार बड़े बहुमत से, गोवा में लंबे अरसे से छापामारी कर रहे हैं, गुजरात में घुसपैठ कर रहे हैं, हरियाणा में अपना दांव मारते हैं, कभी सफल होते हैं कभी विफल होते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तो ऐसे सफल होते हैं कि दूसरी पार्टियों के धुर्रे उड़ जाते हैं। ये दो उदाहरणों से लगातार देखा गया। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है, दो राष्ट्रीय पार्टियों ने तय किया, घोषित या घोषित रूप से तय किया कि ये एक ऐसी पार्टी है जो कि क्षेत्रीय दल नहीं है, इसकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हैं, कहीं ये हमें मारती है कहीं ये तुम्हें मारती है, इसको हम नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। और वो प्रक्रिया पिछले पंजाब के चुनाव से, इससे पिछले वाले 10 साल पहले वाले पंजाब के चुनाव से किसी ना किसी रूप में लगातार चल रही है। अगर आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट कर रह जाने देती तो अभी भी वो दिल्ली में राज कर रही होती, मेरा मानना है। लेकिन उसने पहले दिन से वो कोशिश थी कि भाई हम लोकसभा में भी बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, बढ़ नहीं पाती थी, कहीं कहीं मुंह के बल गिरती थी, मजाक भी उड़ता था उसका, वो सब है। मेरा मानना यह है कि एक ऐसी पार्टी जो कि बिल्कुल अपने सांगठनिक चरित्र में विशेष किस्म की थी, उसका नेतृत्व बिल्कुल नया था, जो लोग आगे बढ़ रहे थे उन लोगों का पहले राजनीति में कोई जानता नहीं था किसी भी तरीके से। अब भगवंत मान भी कॉमेडियन है भगवंत मान, जो वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राघव चड्ढा, कोई भी किसी को भी आप ले लीजिए, खुद अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया पहले पत्रकार थे, जी टीवी में काम करते थे, मैं तब से उनको जानता हूं। तो ये इस तरह की पार्टी थी। और इस पार्टी में जब पार्टी बन रही थी तो मैंने एनडीटीवी पे कहा था कि इन लोगों को पार्टी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि राजनीति काजल की कोठरी है, इसमें इनके कोई भी आदर्श और दावेदारियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। शुरू के कुछ दिनों को छोड़ने के बाद में मेरी वो भविष्यवाणी सही साबित होने लगी और वो तेजी के साथ में उन लोगों में
गिरावट दिखाई देने लगी। अच्छा, इसमें पार्टी छोड़ के जाने वाले दो तरह के लोग हैं। एक लोग कौन से हैं? आशुतोष, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण। एक तो ये कैटेगरी है, ये श्रेणी है, जिसके अंदर पंजाब के बहुत से पुराने गांधीवादी और समाजसेवी भी शामिल हैं इसके अंदर। वो लोग भी इस कैटेगरी में हैं जो कि आम आदमी पार्टी, लेकिन उन्होंने भाजपा या कांग्रेस का दामन नहीं थामा, स्वतंत्र रूप से जो कर पाए, वरना घर बैठ गए और अपना समाज सुधार वगैरह के काम में लगे रहे। दूसरे वो लोग हैं जिनको राजनीति की खुशबू या बदबू लग चुकी थी, और वो आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद में बिना किसी बड़ी पार्टी में जाए बिना नहीं रह सकते थे। तो कुछ ने कांग्रेस का दामन थामा और कुछ ने भारतीय जनता पार्टी का ज्यादातर लोगों ने दामन थामा। इस तरीके से आज मैं ये मानता हूं, व्यवहारिक रूप से पहली नजर में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी बर्बादी की कगार पर खड़ी हो गई है। उसके अपने काम भी उसमें शामिल हैं, और साथ में कांग्रेस और भाजपा ने नियोजन पूर्वक आपस में जुगलबंदी करके इसको इस मुकाम तक धकेला भी है। इस वक्त दो पार्टियां जश्न मना रही हैं। एक पार्टी जश्न नहीं मना रही, भाजपा इसलिए जश्न मना रही है कि राज्यसभा में उसको 7 सांसद मिल गए हैं और वो बहुमत के करीब है, बहुमत शायद मिल ही जाएगा, या आंकड़ा मुझे ठीक से याद नहीं है, वो करीब है। और कांग्रेस भी जश्न मना रही है। दो राष्ट्रीय पार्टियां, एक नई पार्टी जो 10-12 साल पुरानी पार्टी है, इसने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, उसके नष्ट होने की जो आहटें मिल रही हैं, उस आहटें से दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस वक्त जश्न मना रही हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी की खामियों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हम और आप दोनों इस मामले में सेम पेज पर हैं, मतलब, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर किया क्या है। मैं थोड़ा अबे भाई एक तो वो बता दूं फैक्चुअल, वो 245 सीटें राज्यसभा में हैं, बीजेपी की अब 113 हो गई है। तो अभी वो एक 9 सीट पीछे, एनडीए 148 हो गया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पे 113 है 245 में। मैं लेकिन थोड़ा एक दो चीजें जब मैं देखता हूं एज एन आउटसाइडर, मतलब मैं अपने पास से नहीं, मेरी और मैं व्यक्तिगत बातचीत के आधार पे कह रहा हूं, वो व्यक्तिगत बातचीत जो टॉप लीडरशिप इनकी है, संजय सिंह नहीं है। मैं इसलिए संजय सिंह नाम ले दूं, लगेगा संजय सिंह ही है क्योंकि यूपी से आते हैं, जान पहचान ज्यादा लंबी पुरानी। संजय सिंह नहीं है, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों की बात में करता हूं। दो चीजें जो मुझे लगती हैं कि ये आपकी बात बिल्कुल, आज की तारीख में कांग्रेस को लगता है कि वो उसके कारण भी मैं बताऊं। मुझे हरदम से आम आदमी पार्टी, हरदम से मतलब 1-2 साल बाद से कहीं ना कहीं आरएसएस के जो विचारधारा उसके पास खड़ी हुई नजर आती थी, और उसके कारण मैं बता रहा हूं। जब एक 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 आईआईटी का इंजीनियर, एक एक ऐसा अफसर जो इनकम टैक्स अफसर रहा है, दुनिया देखा है, साइंटिफिक माइंड का होना चाहिए, जब वो इस तरह की बातें करता है कि अब अयोध्या से शुरू होगा, फिर वो इस तरह की बातें करता है कि लक्ष्मी जी का अगर फोटो लगा देंगे नोट पे तो ये सब उसके हो जाएंगे, जब वो ये बातें करता है कि गांधी की फोटो हटा दो, भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो ले आओ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए खतरे की घंटी है कि ये एक आदमी जो आरएसएस की विचारधारा के, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो ये इस पाले में खड़ा हुआ नजर आएगा जो आरएसएस का पाला है, बनिस्बत हो गांधी के पाले। तो एक तो मेरा उनसे मतलब ऐसा लगता था कि वो है। दूसरा, मुझे ये हरदम से इनका जो शुद्ध मानना था कि हम उन्हीं स्टेट में जाएंगे जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। वो किसी ऐसी स्टेट में नहीं गए हैं जहां पे वो किसी और को वो करें। आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, वहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी, पंजाब को छोड़ के, क्योंकि पंजाब में बीजेपी तो थी ही नहीं, वहां अकाली दल था, लेकिन बाकी जगह पे इनका और एक कहीं ना कहीं हो रहा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये चुनाव में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वेस्ट बंगाल में ये माना जाता है कि पिछला वाले चुनाव में, 2021 के चुनाव में, सीपीएम ने अपने वोट ट्रांसफर कराए थे, ऊपर राम नीचे वाम, इस तरह की बात की थी, और लास्ट मिनट में जब नहीं हो रहा था तो वहां मतलब सीपीएम मतलब लेफ्ट फ्रंट की मैं पूरी बात कर रहा हूं, वहां का दुश्मन नंबर 1 ममता बनर्जी थी। क्योंकि बेसिक फर्क मैं लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस में हरदम मानता हूं कि लेफ्ट कुछ भी ना हो, उसके पास एक भी एमएलए ना हो, उसका संगठन फिर भी रहते हैं, 2 आदमी, 1 आदमी, 4 आदमी, कोई झंडा लेके। उत्तर प्रदेश में एक भी आज उनके एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा जिला छोड़ दीजिए, कोई ऐसा ब्लॉक या कोई ऐसे पंचायत लेवल तक नहीं होगा जहां पे 1-2 लोग आपको आज भी मिल जाएंगे।
तो एक तो मुझे ये लगता है कि ये चुनावी राजनीति होती है, और चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, इसमें भी दो राय नहीं है। वो ऑपोजिशन की पार्टी रही, 5 साल वेट किया, अपने को एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक से झूम के आई। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर संदीप पाठक को नहीं रख पा रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को नहीं रख पा रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को नहीं रख पा रहे हैं, तो ये तो आप नहीं, आपके पास वो दम नहीं है। मैं मान सकता हूं कि जो बाकी लोग थे, आनंद कुमार और प्रशांत भूषण भाई, ये लोग अपने आप बहुत वो आए थे कि ये मैं चलूंगा और इनको अपने अपनी धुन पे नचाऊंगा। वो जब नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन बाकी लोग तो आपके लोग थे। एक चीज का जस्टिफिकेशन मुझे आज तक नहीं मिला है कि अरविंद केजरीवाल जो जब 7 नए एमपीज बनने की बात आई राज्यसभा, जिस तरह से उन्होंने जिन लोगों को एमपी बनाया, और वो साफ दिख रहा था कि वो पैसा लेके बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हरभजन सिंह, चाहे मित्तल, ये लवली यूनिवर्सिटी वाला, अगर आप इस तरह के लोगों को बनाएंगे, आज ये सारे लोग कह रहे हैं कि बड़े बेईमान आदमी थे, बड़े बेईमान आदमी थे, ईडी। अरे भाई, तो जब तुम्हें पता था बेईमान आदमी है, ईडी के दबाव में आ सकते, तो क्यों बनाया? और मैं इसका इसलिए एक सामने ही बता दूं, तृणमूल कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से बहुत से लोगों के वो हो सकते हैं, लेकिन तृणमूल जब अपने राज्यसभा के मेंबर बनाती है तो बेहतरीन लोगों को बनाती है। हो सकता है 2-4 उसमें भी आते हो व्यापारी, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन थिएटर के लोग, आर्ट के लोग, स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ अच्छे प्रोफेसर लोग, मर्चेंट बैंकर्स, उनके पास विविधता है। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल, इस तरह के लोग, रघुराम राजन की बहुत दिनों तक बात चली थी कि आम आदमी पार्टी के उससे आ रहे हैं, नहीं करते हैं। वहां पे बिल्कुल स्पष्ट है। वो कोई भी कहे कि ये जो गुप्ता जी और मित्तल जी और बंसल जी और फलाना जी और धमाका जी, ये जितने हैं, ये सब पैसे वाले हैं, सब 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 मोटा पैसा लेके पैसा देते हैं, और उसके बाद तो उससे भी इनसे उबारा नहीं जा सकता। और देश, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के हाथ में सुरक्षित नहीं रहता अगर वो कहीं से उनके पास आता भी, क्योंकि वो जो यूफोरिया हुआ था, वो फिर लोगों को लगा कि वो गलती हो गई थी लोगों से। प्रोफेसर अभय, देखिए, आपने जो बातें कही उनमें से कई बातों से मैं सहमत हूं। आम आदमी पार्टी की जो सांगठनिक उलझनें हैं, सांगठनिक खामियां हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनके अंदर कोई, उस पार्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है। और जब पार्टी के सर्वोच्च नेता ही कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाते हैं, तो वो रिजोल्यूशन भी होता तो क्या करता? अगर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना पार्टी के सर्वोच्च नेता ही से है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी काम नहीं करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए एक पंच चाहिए, सरपंच चाहिए। किसी पार्टी में जो आपसी टकराव होता है नेताओं में या इकाइयों में या कार्यकर्ताओं में आपसी टकराव होता है, तो उस टकराव को निपटाने के लिए एक बड़ी हस्ती चाहिए, इसका सब लोग इज्जत करते हो। पार्टी का सर्वोच्च नेता हो सकता है या नंबर 2 का नेता हो सकता है। अगर वो खुद ही झगड़े में शामिल होगा, ये स्वाति मालीवाल से खुद ही झगड़े में वो शामिल थे, अगर वो खुद ही झगड़े में शामिल होगा तो वो कैसे उसको हल करेगा? तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं इनके साथ थी। दूसरे, इन लोगों ने पार्टी के संगठन में, जी आप बोलिए, आप बोलिए। मैं नहीं, अभय भाई, मैं इसलिए एक एंगल और दे दूं उस पर आपका, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे एक कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्वर्णकांता शर्मा वाला जो मामला हुआ है ना, जिसमें उसने अपने को रिक्यूज नहीं किया है, वो भी इसका कहीं ना कहीं एक उसका भी, क्योंकि सब लोग वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल ने भाई अच्छे से बहस की, सब कुछ किया, उम्मीद ये थी कि रिक्यूज करेंगे। जब रिक्यूज नहीं किया है तो चीजें अब करीब करीब इट इज रिटन ऑन द वॉल कि वो क्या करने जा रहे हैं। और शायद मैं इसलिए उसको ले आ रहा हूं कि उस पर भी जरा एक टिप्पणी कर दीजिएगा कि वो रिक्यूज ना करना भी शायद आखिरी वो था ना, जिसको कहते हैं कि आखिरी था, कि जहां से ये लगा कि नहीं, अब हट जाना बेटर है, क्योंकि हम सब लोग इस लपेटे में आएंगे। प्रोफेसर साहब, नहीं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उसको ठीक बिल्कुल समझ रहा हूं, और ये सब स्थितियां हो सकती हैं, ये सब मामला हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी बातें सब ऐसी बातें हैं जो कि आगे जाकर जल्दी ही कुछ ही दिनों में सही भी साबित हो सकती हैं। मैं केवल उस पक्ष की तरफ इशारा कर रहा हूं। इन सब बातों में हम लोग एक ही जगह हैं, थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं कि मान लो इस बात को लगता है कि ये यानी की विचारधारा आरएसएस की ठीक नहीं थी, इस मामले में राय थोड़ी भिन्न हो सकती है, डिग्री का फर्क हो सकता है। कोई आदमी देवी देवताओं के बारे में बात करता है तो अनिवार्यता वो आरएसएस का विचारधारा वाला नहीं होता है। मोटे तौर पे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पूजा कर, आप खुद भी पूजा करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, आप आरएसएस के नहीं है, तो वो एक अलग बात है, मतलब है। लेकिन बाकी जिस तरह से पार्टी चलाई गई, जिस तरीके से राज्यसभा की सदस्यता बांटी गई, जिस राज्यसभा, ये सब चीजें जो है ना, ये जरूर
बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं, और ये संचित होते होते काफी समस्याएं इन लोगों के लिए खड़ी हो गई। लेकिन आप ये सोचिए कि दिल्ली में उनको कैसे हराया गया। मेरा कहना है दिल्ली की जनता ने इन बातों की वजह से उनको वोट कम नहीं दिए हैं। दिल्ली की जनता में जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया शराब घोटाले वाला, जो कि अदालत में एक पल नहीं, इसके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं है, कैसे हराया गया। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मिलकर इनको हराया। आप पंजाब में उस वाले चुनाव में इनको कैसे सत्ता में आने से रोका गया था। इन सब ये जो दो पहलू हैं, ये दो पहलू लोगों की निगाह से लगातार बच रहे हैं। इसलिए मैंने इन दो पहलुओं को खास तौर से, और ये दोनों पार्टियां देश की ऐसी हैं, देखिए ब्रिटेन में और अमेरिका में तो दो पार्टियों के अलावा कोई सत्ता में आ ही नहीं सकता है। पार्टी नहीं बन सकती वहां, तो हालत ये है। ये भी एक लोकतंत्र में तीसरी पार्टी नहीं बन सकती। भारत में पार्टियां बनती हैं, लेकिन अगर वो क्षेत्रीय सीमाओं को अपने पार कर रही हैं, मतलब वो पार्टियां, तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये दोनों पार्टियां उनको टिकने नहीं देंगी। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, एक इलाके में आप हुकूमत करते रहिए, कुछ रहे। मैं पूरे पार्टी सिस्टम को देख के बात कर रहा हूँ, पार्टी सिस्टम की ये कह रहा हूँ जी। मैं अब भाई एक वो भी एक इम्पोर्टेंट है, मतदान हुआ और झूम के मतदान हुआ, मतलब इससे ज्यादा मतदान तो शायद मतलब जबरदस्ती भी किया जाता और वो तब भी नहीं हो सकता था। अगर आप ऐसे सोचिए तो लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत स्थिति है कि अगर 93% का मतदान जो परसों रात का आया है, अभी उसमें बढ़ा तो नहीं है क्योंकि जनरली बढ़ जाता है, कुछ जगह 95, 96, 97% तक मतदान हुआ है। अब इसको रीड कोई नहीं कर पा रहा है, ये ज्यादा मतदान एडवांटेज ममता मतलब टीएमसी या एडवांटेज बीजेपी। मैं अपनी बात कह दूं, मेरे हिसाब से ज्यादा मतदान जो इस बार हुआ है, सब लोगों ने इस डर से मतदान किया है कि भैया मतदान कर दो, कहीं अपनी नागरिकता ना चली जाए, क्योंकि वो उनके लिए है कि अब मतदान करना जरूरी है और ये होना भी चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में हैं तो आपको अपने मतदान बिल्कुल जरूरी है कि आप यूज करिए, इसी डरी से यूज कर लीजिए, चलिए वो। लेकिन मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि ज्यादा मतदान मतलब बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को एक जगह रखने में, जो भी उनके काटे गए हैं SIR में, उसके बाद भी वो उसको होल्ड करने में कामयाब रही है। आपके हिसाब से एडवांटेज किसकी है? आनंद जी, इस मामले में काफी बारीक कताई की जा सकती है, जो कि व्यर्थ की होगी। उसमें हमें मजा आएगा ना, आपको मजा आएगा ना, हमारे दर्शकों को मजा आएगा। मैं मोटी मोटी बात कहता हूं। मोटी मोटी बात यह है कि अगर ये मतदान एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम फलितार्थ है, तो ममता बनर्जी आंधी में तिनके की तरह उड़ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी, और उसी क्षण से देश में उपराष्ट्रीयता की राजनीति जो है, क्षेत्रीय राजनीति का अवसान शुरू हो जाएगा, और देश उस दौर में पहुंच जाएगा जो आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस के नेतृत्व में था। हर जगह कांग्रेस की सरकार होती थी, कोई क्षेत्रीय शक्ति थी नहीं। जो 80 के दशक में उभरी वही शक्तियां थी। 60 के दशक से प्रक्रिया शुरू हुई, 80 के दशक में मजबूत हो गई। वो दौर शुरू हो जाएगा, एकदम पूरा नहीं आ जाएगा लेकिन शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इससे कोई अंधा ही कह सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं थी ममता बनर्जी के, लेकिन वो इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी कि वो इतना बड़ा मतदान हो उस एंटी इनकम्बेंसी कारण। इसलिए मैं कहता हूं आज भी अगर वहां पे कोई जीतेगा तो वो दीदी ही जीतेगी, वो दीदी ही जीतेगी, और अच्छे सम्मानजनक मतों से और सीटों से जीतेगी। ऐसा नहीं है कि मुश्किल में जीतेगी, अच्छे सम्मानजनक मतों और सीटों से दीदी जीतेगी। लड़ाई तो भाजपा हर बार बड़े हंगामे और शोरगुल हल्ले के साथ लड़ती ही है, ये कोई नई बात नहीं है। वहां पर हर तरह का हथकंडा, और इस चुनाव में एक संभावना इस बात की भी है कि SIR नाम का ये जो औजार भाजपा ने अपनाया है, ये भी तय हो जाएगा कि ये दुधारी तलवार है। ये भाजपा जिस तलवार से दूसरों को इस तलवार से अपने विपक्षियों को काटना चाहती है, लेकिन इसकी एक धार से भाजपा भी कट सकती है। जी, मैं अबे भाई एक वहां की मुझसे कुछ मित्रों से बात की, दोनों तरह की एक इंडिकेशन आ रहे हैं। एक तो बहुत से लोग गए हैं, ये जो यहाँ पे जो खास करके मीनियल जॉब्स करते हैं, छोटे काम करते हैं, घर की मेड हैं, ये सब भाग के गए हैं वहां पे अपना वोट डालने। एक जो मेरी नजर में आया कि वहां पे इस बार एक चेंज ये किया गया है, जो पार्टी पैसा बांटती है, जो भी पार्टी है समझ सकते हैं, नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आजकल फट से FIR करके वो कहते हैं कि आप प्रूफ लाइए।
जो पार्टी पैसा बांटती है वो पार्टी पिछली बार पर वोटर पैसा दे रही थी, इस बार वो पर परिवार पैसा दे रही है, और वो पैसा 1000 में नहीं, वो लाखों में पैसा है, लाखों में पैसा है। कुछ अजीब सी फिगर आ रही है। मुझे ये बताया गया, मेरे कुछ वहां के मित्र, जो मतलब मुझे कोई कारण नहीं जो उनकी बात पे विश्वास ना करूं, वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए पर परिवार तक पैसा दिया गया, 2 लाख रुपए का रेट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बात है, लोग ये तो मानते हैं पैसा दिया गया है, तो लोग ये कह रहे हैं जो ज्यादा वोट हुआ है और जिस तरह का है और जो साइलेंट है। आप एक और चीज देखिए, इस बार पहली बार मैंने सुना है कि पहले फेज में, पिछली बार का आप उठा के आप वो देख लीजिए, हिंसा होती थी, लोग मरते थे। इस बार एक भी मरने की खबर नहीं आई है। तो आप, अब वो कर्टसी सीआरपीएफ है कि कर्टसी पैसा है कि कर्टसी संगठन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार कुछ लोगों का यह भी दावा है कि वहां 2-2 लाख रुपए पर परिवार दिए गए। तो अगर इस तरह का, और ये अगर ये बात सही होती है, मेरे पास कोई वो नहीं है कि इससे मैं इसको वो प्रूव कर सकूं, तो फिर शायद जो हम और आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, फिर तो इस सब चीजों का बहुत माने नहीं रह जाएगा कि आप एक चुनाव करिए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ लाइए, उसको लगाइए और फिर उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से करिए और फिर उससे वसूलिए। इस तरह की कोई बात हो सकती है। मैं थोड़ा एक तमिलनाडु पे इसलिए कर लूं, तमिलनाडु में लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ विजय कुमार बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके का शायद ये आखिरी चुनाव, ऐसा ऐसा लोग मान रहे हैं ये आखिरी चुनाव शायद होगा, क्योंकि अब उनके पास नेतृत्व है और बीजेपी भी अगली बार उनके साथ करेगी नहीं। बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी बन के शायद वो हो जाए टर्म्स ऑफ वोट पार्टीशन। आप डीएमके पे एक आपकी टिप्पणी लेगा। हाँ, एक चीज कहना भूलिए, माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल में अभी एक तुरुप का एक, जैसे अगर बड़ी पिक्चर आप देखने जाइए तो उसमें रहता है कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, ये तो अभी अमिताभ बच्चन साहब तो अभी आए ही नहीं है। एक बड़ा एक्टर वहां पे अभी छुपा बैठा है जिसका नाम आर रवि कुमार है। राज्यपाल साहब क्यों ले जाए गए हैं, मतलब इस पूरी पिक्चर के ज्ञानेश कुमार एक्टर हो गए, फलाना हो गए, सीआरपीएफ, ईडी, इनकम, एक बड़ा एक्टर जो वहां बैठा हुआ है उसका भी तो रोल कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए मुझे एक वहां पे उनका भी शक लगता है। एक इस पे टिप्पणी करके जरा तमिलनाडु पे एक टिप्पणी कर। देखिए, तमिलनाडु में तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरा मानना है कि तमिलनाडु में एक इस बार फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम चुनाव जीतेगी और जो विजय हैं, सुपरस्टार विजय हैं, उनका नंबर आ सकता है, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस चुनाव में उनका जो प्रवेश हुआ वो प्रवेश ही थोड़ा गड़बड़ा गया था शुरू से। मतलब वो कुछ इस तरीके से उनके विरोधियों ने पूरे मामले को, पूरा उनका खेल खराब कर दिया था, जिससे वो उभर नहीं पाए हैं कभी भी। मतलब तो वो बात वैसी बन नहीं पाई। डीएमके ही दोबारा फिर से अगले 5 साल तक तमिलनाडु पे हुकूमत करेगी। और ये आपने ठीक कहा कि अन्ना द्रमुक का भविष्य जो है वो अंधकारमय है। कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि उस पार्टी में, वो पार्टी आगे पनप पाएगी या नहीं पनप पाएगी, इसके बारे में कोई भी कोई ठीक तरीके से नहीं कह सकता है। जहां तक पश्चिम बंगाल के बारे में आपने जो टिप्पणी की, मेरा मानना यह है कि उनकी भूमिका तो तभी होगी, आप देखिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में अंतर काफी कम हो, ना के बराबर अंतर रह जाए पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से आगे होंगी, उनको एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो 77 सीटें हैं उनमें हो सकता है कुछ इजाफा हो जाए, लेकिन कोई खास इजाफा नहीं होगा उसके अंदर। और ये भी हो सकता है कि उसमें 5-7 सीटें कम हो जाएं, क्योंकि जिन वोटों की वजह से वो पिछली बार चुनाव जीती थी, वो वोट इस वक्त उस तरीके से भाजपा के साथ नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। 15 साल हो चुके हैं ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी बहुत अच्छी गवर्नेंस देने वाली मुख्यमंत्री नहीं है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस मामले में मैं उनका फैन नहीं हूं ममता बनर्जी का। वो सरकार कुछ अजीब तरीके की चलाती हैं, चल रही है उनकी सरकार 15 साल से, और जो आरजी कर अस्पताल वाला कांड हुआ था उससे उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि बहुत खराब हुई थी। और उसको वो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये एसआईआर वाला प्रपंच न किया होता तो केवल वही प्रकरण जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जितने वोट थे उन सबको भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव पे ले जाता। लेकिन ये इसने एसआईआर वाले मामले ने कुछ ऐसा दुधारी मार की है। इसने ममता बनर्जी के वोट भी कटे हैं, लेकिन जो
जिन जो वोट कटे हैं उनसे जुड़े हुए वोट ममता बनर्जी को मिलने की गारंटी भी उसने कर दी। नहीं, और इसमें जब आप ये बात कह रहे हैं ना, मैं अभी भी मानता हूं कि जो जो स्टालिन ने जो सरकार चलाई, अभी तक डीएमके दोबारा कभी भी जीत के रिपीट नहीं कि शायद ये पहली बार वो बनाने जा रहे हैं रिकॉर्ड। उसमें क्लैरिटी थी, दिशा थी, मैच्योरिटी थी, लगातार लड़ रहे थे, लगातार उन सारे लोकतांत्रिक फोरम पे लड़ रहे थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोर्ट हो, लगातार लड़ रहे थे और अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर। उनके में कहीं भी ये नहीं था गफलत थी कि अच्छा नॉन यूपीए बना लें तो अच्छा वहां कर लें तो अच्छा वो कर लें। वो बिल्कुल स्पष्ट पहले दिन से है, उनको क्लैरिटी है कि फेडरल स्ट्रक्चर पे दिक्कत है। और आज भारत में ये अच्छी बात है कि दक्षिण का एक प्रमुख राज्य भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की जो पहरेदारी या चौकीदारी का काम उसने अपने हाथ में ले लिया और लोगों को उनके ऊपर काफी विश्वास भी है कि इसे फेडरल स्ट्रक्चर करेंगे। तो जी, बस इसी के साथ ही थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।